गुड मॉर्निंग क्लास, देवभूमि IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा विशेष टॉपिक है हांगकांग चाइना विवाद। फरवरी 2020 में हांगकांग में चीन की साम्यवाद विस्तार की नीति, साम्राज्य विस्तार और हिंसा की नीति के विरोध में व्यापक और हिंसक प्रदर्शन हुए हैं। लगभग 20 लाख लोगों ने हांगकांग में चीन की एक राष्ट्र एक कानून की नीति का विरोध किया है। समझने का प्रयास करते हैं हांगकांग में होने वाले विद्रोहों के कारण तथा हांगकांग के इतिहास और भूगोल को। हांगकांग विश्व का सर्वाधिक अखबार पढ़ने वाला देश, चीन के दक्षिण पूर्व तटीय क्षेत्रों में सामरिक, आर्थिक और व्यापारिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण और संवेदनशील क्षेत्र है। दक्षिणी चीन सागर के उत्तर की ओर स्थित हांगकांग का वर्तमान में सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्व है। क्यों? क्योंकि दक्षिणी चीन सागर में चीन के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया के समस्त राष्ट्रों और अमेरिका की भी नजर है। हांगकांग लगभग 1084 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ, लगभग 70 लाख की आबादी वाला एक विशिष्ट प्रशासनिक क्षेत्र है। एक वैश्विक महानगर, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय और व्यापारिक केंद्र के रूप में तथा विकसित पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के रूप में हांगकांग की विशेष पहचान है। एक देश दो कानून की नीति के तहत जिस प्रकार भारत के जम्मू कश्मीर राज्य को उच्च स्तर की स्वायत्तता प्राप्त थी, उसी प्रकार हांगकांग को भी विशेष और उच्च स्तर की स्वायत्तता प्राप्त है। लेकिन हांगकांग के विदेश और रक्षा से संबंधित मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार चीन को दिया गया है और बेसिक लॉज के नियमों की व्याख्या करने का अधिकार भी चीन को है, जिसका चीन ने समय समय पर गैर कानूनी तरीके से दुरुपयोग किया है। इसी के तहत हांगकांग में समय समय पर चीन की विस्तारवादी नीतियों का विरोध किया जाता रहा है। आइए समझने का प्रयास करते हैं हांगकांग के इतिहास और उसकी पृष्ठभूमि पर। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 18वीं और 19वीं शताब्दी में भारत में अपने शासन की स्थापना के बाद जब संपूर्ण दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिण एशिया में आर्थिक दोहन की नीति शुरू कर दी गई, तो अंग्रेजों का ध्यान चीन में उत्पादित होने वाले चाय और रेशम पर भी गया। अतः गैर कानूनी तरीके से अंग्रेजों द्वारा भारत में उत्पादित अफीम की तस्करी चीन में करनी शुरू कर दी, ताकि वहां से रेशम और चाय का निर्यात ब्रिटेन को किया जा सके। लेकिन चीन में शासित माचू साम्राज्य द्वारा इसका विरोध किया जाता रहा। परिणामतः ब्रिटिश व्यापार में कमी देखी जाने लगी। अंततः 1839 से लेकर 1842 के मध्य प्रथम अफीम युद्ध हो गया। फर्स्ट ओपियम वॉर बिटवीन चाइना एंड ब्रिटेन वॉज हेल्ड ऑन 1839 to 42। इस प्रथम अफीम युद्ध में चीन की हार हो गई और चीन को अपने 5 व्यापारिक बंदरगाह ब्रिटेन के लिए खोलने पड़ गए। इसके अलावा हांगकांग पर ब्रिटिश एकाधिकार स्थापित हो गया तथा अफीम का व्यापार जारी रहा। इसके परिणाम स्वरूप भी 1842 से लेकर 1856 तक, यानी 1842 से लेकर 1856 तक चीन में अनैतिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से अफीम की तस्करी की जाती रही, जिसके परिणाम स्वरूप चीनियों ने इसका विरोध जारी रखा और 1856 से लेकर 1860 तक द्वितीय अफीम युद्ध शुरू हो गया। इस द्वितीय अफीम युद्ध में भी चीन की हार हो गई और हांगकांग पर पुनः ब्रिटिश एकाधिकार कायम हो गया तथा अफीम का व्यापार जारी रहा।
इस प्रकार हांगकांग के भौगोलिक, आर्थिक और व्यापारिक महत्व को समझते हुए ब्रिटेन द्वारा या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा हांगकांग को 99 सालों के लिए, 99 ईयर्स के लिए लीज पर ले लिया गया और फिर धीरे धीरे इस हांगकांग पर लगभग 156 सालों तक ब्रिटिश एकाधिकार कायम रहा। 1984 में, 1984 में चीन और ब्रिटेन के मध्य एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत यह कहा गया था कि 1997 यानी 1997 में हांगकांग को ब्रिटिश एकाधिकार से स्वतंत्र कर दिया जाएगा और हांगकांग ब्रिटिश एकाधिकार से मुक्त हो गया और उसे चीन को सौंप दिया गया। लेकिन हांगकांग से संबंधित जो बुनियादी कानून थे, बेसिक लॉज थे, उनको उनकी व्याख्या करने का अधिकार चीन को दे दिया गया। दूसरी बड़ी समस्या इस समझौते में यह थी कि हांगकांग से संबंधित रक्षा और विदेश नीति तय करने का अधिकार पुनः चीन को दे दिया गया, जिसका चीन द्वारा समय समय पर दुरुपयोग होता रहा। अपने सामरिक, आर्थिक और व्यापारिक हितों को साधने के लिए चीन ने बेसिक लॉज की नियमावली को उलटने का प्रयास किया और समय समय पर हांगकांग में साम्यवादी गतिविधि को बढ़ाने का प्रयास किया। इस बेसिक लॉज के तहत या इस समझौते के तहत एक और समस्या उत्पन्न हुई कि हांगकांग को फ्री वोटिंग का अधिकार तो दिया गया, लेकिन हांगकांग में कैंडिडेट्स कौन तय करेगा, इसका अधिकार चीन को दे दिया गया। इस प्रकार समय समय पर हांगकांग की प्रशासनिक और राजनीतिक गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए चीनी साम्यवादियों के निर्देश में साम्यवाद के समर्थकों को हांगकांग में भेजा जाता रहा। वर्तमान में जो हांगकांग की CEO हैं कैरी लैम, वो भी चीनी साम्यवाद की समर्थक नेता हैं। इस प्रकार चीन का आधिपत्य हांगकांग में जारी रहा। इस शर्त के तहत यह कहा गया था कि 2047 तक, अर्थात आने वाले 50 वर्षों तक हांगकांग को एक संप्रभु और स्वायत्त राष्ट्र के रूप में मान्यता रहेगी। लेकिन 2047 के बाद हांगकांग चीन के एकाधिकार में आ जाएगा। लेकिन चीन अभी से हांगकांग को अपने एकाधिकार में लेना चाहता है, अपनी साम्यवादी गतिविधियों को वहां बढ़ाना चाहता है ताकि दक्षिण पूर्व एशिया के साथ साथ समस्त पड़ोसी देशों पर उसका एकाधिकार स्थापित हो सके। इसी बेसिक लॉज की नियमावली से संबंधित जो समस्याएं वर्तमान में आ रही हैं, वो हांगकांग में हिंसक प्रदर्शन के रूप में देखी जा रही हैं। इसी बेसिक लॉज की नियमावली के विरोध में 2003 में बेसिक लॉज के आर्टिकल 23 के तहत एक राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक पेश किया गया, जिसमें देशद्रोह, राजद्रोह, अलगाववाद और विदेशी पार्टी से संबंध रखने वालों पर नजर रखी गई और इस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त व्यक्तियों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ये कहा गया था। लेकिन हांगकांग के निवासियों ने इसका विरोध किया। परिणाम स्वरूप इस राष्ट्रीय सुरक्षा विधेयक को पास नहीं होने दिया गया। इसी कड़ी में 2014 में हांगकांग में अम्ब्रेला मूवमेंट हुआ। चीनी साम्यवादी समर्थक सरकार के निर्देशन में हांगकांग में आंदोलन कर रही जनता पर लाठीचार्ज और पुलिस पेपर स्प्रे किया जाने लगा और लोगों ने उससे बचने के लिए छाता का प्रयोग किया और लाखों की संख्या में हांगकांग की लोकतंत्र समर्थक जनता रोडों पर पहुंच गई। इसलिए इसे अम्ब्रेला मूवमेंट के नाम से जाना जाता है।
और सबसे बड़ी बात, फरवरी 2020 में जो व्यापक और जन आंदोलन हुआ है जिसमें लगभग हांगकांग के 20 लाख समर्थकों ने भाग लिया है, उसका तात्कालिक कारण क्या है? हांगकांग के एक नौजवान ने अपनी गर्लफ्रेंड को ले जाकर ताइवान में हत्या कर दी और सजा से बचने के लिए वह पुनः हांगकांग वापस आ गया और हांगकांग को मृत्युदंड से संबंधित अधिकार प्राप्त नहीं है। इसीलिए कैरी लैम द्वारा एक विधेयक पेश किया गया जिसमें कहा गया कि जिन देशों के साथ हांगकांग की प्रत्यर्पण संधि नहीं है, यानी एक्सट्रेडिशन ट्रीटी नहीं है, अपराधियों को उन्हीं देशों को सौंप दिया जाए अथवा चीन को सौंप दिया जाए ताकि पीड़ितों को न्याय मिल सके। लेकिन हांगकांग के लोगों ने इसे बेसिक लॉज के नियमों का उल्लंघन और एक देश दो कानून के नियमों का उल्लंघन माना और यह कहा कि इससे संबंधित अधिकार हांगकांग को ही मिलने चाहिए। इसमें चीनी हस्तक्षेप और बाहरी देशों के हस्तक्षेप पर रोक लगाने की बात कही गई। यह था वर्तमान में जो हांगकांग में चीन की नीतियों के खिलाफ विद्रोह हुआ था। अब हांगकांग चीन विवाद के अंत में कि भारत की क्या भूमिका है, हांगकांग चीन विवाद में भारत की क्या भूमिका है, तो मैं भारत की भूमिका यद्यपि हांगकांग से संबंधित जो विवाद है वो हांगकांग और चीन का व्यक्तिगत मामला है, भारत इसमें हस्तक्षेप करने का इच्छुक नहीं है, नहीं वो इसमें हस्तक्षेप करना चाहता है। लेकिन जब चीन भारत और पाकिस्तान से संबंधित विवादग्रस्त क्षेत्र POK पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हस्तक्षेप कर सकता है और अपने शिजियांग प्रांत से लेकर ग्वादर बंदर तह तक आर्थिक गलियारा बनाने की सोच सकता है जो POK से होकर गुजरेगा। इसके अलावा दक्षिणी चीन सागर में अनर्गल, अनैतिक और गैर कानूनी तरीके से विस्तार कर सकता है तथा अपने पड़ोसी देशों तिब्बत, मंगोलिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान, फिलीपींस और भारत के आंतरिक हितों में हस्तक्षेप कर सकता है। तो भारत क्यों नहीं दक्षिण पूर्व एशिया में या भारत क्यों नहीं दक्षिणी चीन सागर में हांगकांग तथा चीन के शत्रु राष्ट्रों से हाथ मिला सकता है? चूंकि शत्रु का शत्रु मित्र होता है, इस नीति का पालन कर भारत हांगकांग, ताइवान, तिब्बत और मंगोलिया तथा दक्षिण पूर्व एशिया के समस्त देशों के साथ अपने साम्राज्य विस्तार की नीति को दक्षिण पूर्व एशिया की ओर ले जा सकता है और अपनी लुक ईस्ट पॉलिसी, एक्ट ईस्ट पॉलिसी का विस्तार कर एक्ट साउथ ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से दक्षिणी चीन सागर की सामरिक स्थिति में हस्तक्षेप कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, 1954 में हुए पंचशील समझौते के बाद UNO में चीन का समर्थन करने वाला भारत सबसे पहला राष्ट्र था, लेकिन चीन ने कभी भारत को सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा। इसी का दुष्परिणाम ये हुआ है वर्तमान में कि भारत का रुझान अब दक्षिण पूर्व एशिया की ओर और हिंद महासागर की सामरिक स्थिति की ओर है। वर्तमान में दक्षिण पूर्व एशिया और दक्षिणी चीन सागर तथा हिंद महासागर की सामरिक स्थिति को नियंत्रित करने के लिए भारत द्वारा दूरदर्शिता का प्रमाण दिया गया है। इसी के तहत फिलीपींस के साथ द्विपक्षीय समझौता, ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय समझौता और दक्षिण पूर्व एशिया के साथ अपनी मजबूत सामरिक स्थिति को आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ है। वर्तमान में भारत ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ मिलकर हिंद महासागर में मालाबार संयुक्त सैन्य अभ्यास करने का निर्णय लिया है, जो दक्षिण पूर्व एशिया और हिंद महासागर में भारत की दूरदर्शिता का प्रमाण है।
भारत की विदेश नीति और दूरदर्शिता की सराहना करते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि वह पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ पर विखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य कुशलता क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल नहीं हों। जय हिंद, जय भारत।